हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 25 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आने वाले जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उन सभी में अगर करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी आपको खुद ही समझ में आएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल का पद प्राप्त हुआ? यानी कि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनको किस देश की सेना के द्वारा वहां के मानद जनरल का जो पद है वो प्राप्त हुआ है? तो ए ऑप्शन है म्यांमार, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इनको नेपाल में वहाँ की सेना के मानद जनरल का जो पद है वो प्राप्त हुआ है। अब आप सोचेंगे कि वहाँ की सेना में इनको मानद का पद से क्या मतलब है? तो ऐसा होता है, ये एक कह सकते हैं परंपरा है जो बहुत काफ़ी समय से चली आ रही है कि नेपाल देश की जो सेना होती है वो यहाँ के जो जनरल होते हैं उनको मानद पद प्रदान करती है, और अपने देश की जो सेना है वो वहाँ के जनरल को मानद जो पद है वो प्रदान करती है। तो उसमें होता क्या है, एक दूसरे देश के जो जनरल होते हैं, जो सेना के सेनापति होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। ऐसी जो ये परंपरा है ये काफ़ी समय से चली आ रही है। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में जानें तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, और डिटेल में अगर जानें तो नेपाल में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, इन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में यह जो सम्मान है वह प्रदान किया है। दोनों देश यानी भारत और नेपाल काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के जो सेना प्रमुख हैं उनको ये सम्मानित करते आ रही हैं। इसके अंतर्गत एक तलवार, प्रतीक चिन्ह और सम्मान आदेश का एक प्रमाण पत्र होता है वो प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? यानी यूनेस्को के द्वारा किस राज्य के 24 जो गांव हैं उनको सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है, यानी सुनामी के लिए वो तैयार है, इसके लिए उनको मान्यता दी हुई है। तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा राज्य के जो 24 गांव हैं, इन 24 गांवों को यूनेस्को के द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं सुनामी तैयार, जिसे हम सुनामी रेडी के नाम से भी जानते हैं, सुनामी रेडी के नाम से। तो ये होता क्या है, टैग जो ये दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो बात करें IOC यानी यूनेस्को द्वारा उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को, यानी ये जो गांव है उड़ीसा के, ये समुद्र तट की सीमा से लगे हुए हैं, तो इन 24 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। उड़ीसा के जिन गांवों को सुनामी के लिए तैयार घोषित किया गया है, उनमें से अगर प्रमुख बात की जाए तो उसमें बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजम जिले, ये सभी गाँव शामिल हैं। आगे हम बात करें तो 11 नवंबर को इंडोनेशिया में दूसरे ग्लोबल सुनामी सिंपोसियम का जो आयोजन है वो किया गया, और इसी के दौरान इन 24 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि 11 नवंबर को इंडोनेशिया में ग्लोबल सुनामी सिंपोसियम इसका आयोजन किया गया, और इसी के दौरान ही ये 24 जो गाँव हैं इनको सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ओपन और व्यापार मेला बाली यात्रा कहां पर शुरू हुआ? यानी अगर सिंपल बात की जाए तो जो बाली यात्रा महोत्सव है, बाली यात्रा का जो मेला है, ये कहाँ पर होता है, कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में इसका आयोजन किया गया है? तो ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा में बाली यात्रा जो महोत्सव है,
बाली यात्रा महोत्सव या बाली यात्रा मेला, इसका आयोजन किया जाता है और ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन और व्यापार मेला है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी ध्यान कर दीजिए कि ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन और व्यापार मेला है। नाम इसका बाली यात्रा महोत्सव या बाली यात्रा मेला, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो बाली यात्रा एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है, जो प्रतिवर्ष कटक में महानदी के किनारे आयोजित किया जाता है। कटक यानी कटक उड़ीसा में पड़ता है और कटक उड़ीसा में महानदी के किनारे ये आयोजित किया जाता है। यह उड़ीसा की समुद्री विरासत का स्मरण कराता है, जब प्राचीन व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाते थे। यानी कि उड़ीसा की जो समुद्र की विरासत, यानी समुद्र जो प्राचीन काल में उड़ीसा से जो व्यापार होता था समुद्र मार्ग के द्वारा, उसके बारे में ये बताता है, उसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाता है ये जो मेला है, ये जो महोत्सव है। आगे बात करें, इस वर्ष इसमें लगभग 2500 स्टॉल और विभिन्न देशों के सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने नौसेना अस्पताल INHS यानी कि नौसेना का अस्पताल है INHS कल्याणी की जो कमान है वो संभाली हुई है? तो ए ऑप्शन है दिव्या गौतम, बी ऑप्शन है अनूप गौतम, सी ऑप्शन है प्रवीण राय और डी ऑप्शन है अंजलि सुलेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी दिव्या गौतम नौसेना अस्पताल INHS कल्याणी की जो कमान है वो ये संभाली हुई है। आप यहाँ देख सकती हैं, ये दिव्या गौतम जी हैं और इन्होंने ही जो INHS जो हॉस्पिटल है, उसकी नौसेना हॉस्पिटल है, ये विशाखापत्तनम में स्थित है, उसकी ये सर्जन कमांडर ये नियुक्त हुई है, कमान इन्होंने संभाली हुई है, सर्जन कमांडर दिव्या गौतम जी। कब इन्होंने पद संभाला? तो 13 नवंबर 2024 को इनको ये पद प्राप्त हुआ। उनके पिछले पदों में INHS कस्तूरी की कमांडिंग ऑफिसर और फ्लीट मेडिकल ऑफिसर शामिल है। यानी इससे पहले ये INHS कस्तूरी में कमांडिंग ऑफिसर रह चुकी हैं और फ्लीट मेडिकल ऑफिसर भी ये रह चुकी हैं। विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स में से पहले के कील लेइंग समारोह का भी आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CMOT पहल के चौथे संस्करण का जो उद्घाटन है वह कहाँ पर किया गया? तो ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा में, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, वहीं पर ही क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के चौथे संस्करण का जो है उद्घाटन वो किया गया है। डिटेल में बात करें तो 55वें IFFI यानी आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के चौथे संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ। इसे हम IFFI के नाम से जानते हैं, IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और इसमें ही क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के चौथे संस्करण का भव्य शुभारंभ किया गया है। पिछले संस्करणों के 5 CMOT विजेताओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस वर्ष के प्रतिभागी अगले 48 घंटों में अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करेंगे। यानी इस वर्ष जो ये प्रतिभागी होंगे वो अगले 48 घंटों में जो इनकी क्रिएटिविटी होगी उनका ये प्रदर्शन करेंगे। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? यानी इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इस बार बिहार में आयोजित किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा और इस बार यहीं पर ही खेलो इंडिया यानी बिहार में ही 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी की जाएगी। यानी दोनों की मेजबानी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की भी और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी मेजबानी बिहार के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स के बीच 10 से 15 दिन का जो अंतराल है वो होगा। पैरा गेम्स का पहला संस्करण
पिछले साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। यानी अगर पिछले साल की बात की जाए, जो पैरा गेम्स हुआ था उसका जो पहला संस्करण था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस बार बिहार में आयोजित होगा। जबकि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 था, इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में और पैरा गेम्स जो पहला संस्करण था उसका आयोजन पिछले साल दिल्ली में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग परिवर्तन हेतु नेतृत्व समूह का छठा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। यानी उद्योग परिवर्तन पर आधारित नेतृत्व समूह का जो छठा वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया। तो ये ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है बाकू अजरबैजान, सी ऑप्शन है नई दिल्ली भारत और डी ऑप्शन है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बाकू अजरबैजान में, जहां पर अभी फिलहाल COP29 आयोजित किया गया, यहीं पर ही COP29 की मेजबानी की गई और यहीं पर ही उद्योग परिवर्तन हेतु नेतृत्व समूह का छठा वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। डिटेल में बात करें तो भारत और स्वीडन ने COP29 के दौरान ही बाकू अजरबैजान में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के छठवें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की हुई है। बात करें लीड आईटी की, यानी LID लीड और आईटी की, अगर इसकी बात करें तो सितंबर 19 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 41 सदस्य देशों और उद्योग साथ साथ शिक्षा जगत के विभिन्न हितधारकों ने इसमें भाग लिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए जो विजन पोर्टल है, विजन, इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये ऑप्शन है शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना, बी ऑप्शन है नए स्टार्टअप स्थापित करना, सी ऑप्शन है इंजीनियरिंग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और डी ऑप्शन है उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना। इसके लिए विजन पोर्टल का जो शुभारंभ है वो किया गया है सरकार के द्वारा। डिटेल में अगर हम बात करें तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल का उद्घाटन किया। कब? 21 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में विजन पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना है। भारत में अगर इकोसिस्टम की बात की जाए तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो 2014 में 350 स्टार्टअप से बढ़कर 2024 में 1.67 लाख हो गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की। यानी कि SOWC स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन जो रिपोर्ट है 2024 की, ये किसने प्रकाशित की है। तो ये ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के द्वारा, बी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा और डी ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई है। डिटेल में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने विश्व के बच्चों की जो स्थिति है 2024 इस नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 1 बिलियन जो बच्चे हैं वो जलवायु और पर्यावरणीय खतरों से उच्च जोखिम का सामना करते हैं। यानी 1 बिलियन से अधिक जो बच्चे हैं वो जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरणीय जो खतरे हों, इन सब का वो सामना करते हैं। इन सब जो जोखिम है उनका वो आए दिन सामना करते रहते हैं। बात करें अगर विश्व के जो बच्चे हैं उनकी जो स्थिति की जो रिपोर्ट आई हुई है SOWC में, यूनिसेफ की जो वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और इसके अंतर्गत जो संघर्ष, बाल श्रम और विकलांगता सहित बच्चों को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों का विश्लेषण करती है। यानी SOWC की जो रिपोर्ट है
ये वार्षिक रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत संघर्ष, बाल श्रम और विकलांगता जो होती है उस सही सब मिला करके बच्चों को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों का जो विश्लेषण है वो ये रिपोर्ट करती है। इस प्रकार से जो रिपोर्ट है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है दूसरा, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, यानी सेकेंड इंडिया कैरिकॉम जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है गुयाना, सी ऑप्शन है बारबाडोस और डी ऑप्शन है बहामास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुयाना में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर हिस्सा लेने के लिए, सम्मेलन में हिस्सा के लिए वहां पर पहुंचे। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुयाना में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो 50 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा थी। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैरिबियाई देशों के साथ बातचीत भी की। ये जो अगर पहले भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो ये 2019 में आयोजित किया गया था और 1973 में स्थापित जो कैरिकॉम है ये एक क्षेत्रीय संगठन है और भारत कैरिकॉम जो है वो 2019 से अपनी जो बैठक है या जो ये सम्मेलन है वो आयोजित किया जाता है। पहला जो आयोजन हुआ था 2019 में हुआ था और इस बार का जो आयोजन हुआ है वो दूसरा आयोजन है और प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए वो फैक्ट भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो के द्वारा जो क्वेश्चन जो बताए गए हैं अगर वो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इसके लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।